निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 8 जून 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। आज जिन आर्टिकल्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वह पेज नंबर 4 पर एक उड़ीसा सरकार के द्वारा जनजाति छात्रों के लिए एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना पर है, पेज नंबर 4। पेज नंबर 6 पर द हिंदू का संपादकीय जो कि वर्तमान में कोविड-19 से संबंधित इलाज के लिए प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मनमाने धन वसूले जाने पर है। पेज नंबर 6 पर ही एडिटोरियल पेज पर ही फारस की खाड़ी और उसके तटीय देशों से संबंधित एक आर्टिकल जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया है। पेज नंबर 6 पर ही प्राइवेट सेक्टर और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में उन्हें किस प्रकार से शामिल किया जा सकता है उस पर, और पेज नंबर 7 पर हाथियों को लेकर और विशेषकर जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, वर्तमान के समय में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण संकट है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 4 पर उड़ीसा सरकार के द्वारा ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए मेगा शैक्षिक कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार की योजना है कि वह अपने 3 जनजातीय बहुल जिलों में मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि बड़ी शैक्षिक कॉम्प्लेक्सेस की स्थापना सिर्फ ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए करेगी, जिसमें कि एकेडमिक और स्पोर्टिंग स्किल्स दोनों सिखाए जाएंगे, यानी कि शैक्षिक और खेलकूद संबंधी कौशल दोनों जो है वह जनजातीय विद्यार्थियों के निखारे जाएंगे इन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस में। जिन 3 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जनजातीय बहुल जिलों में इनकी स्थापना की जाने की योजना है वे हैं क्योंझार, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में लगभग 3000 जनजातीय विद्यार्थियों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था होगी, और इस पहल को भारत में सरकारी क्षेत्र में किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किए जाने वाले एक यूनिक इनिशिएटिव के रूप में, यूनिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 62 जनजातीय समुदाय रहते हैं, और इस प्रकार से उड़ीसा भारत का सबसे विविध जनजातीय आबादी वाला राज्य है। यह ध्यान रखने की बात है, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे विविध है, यानी सबसे ज़्यादा जनजातीय जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें विविधता किस राज्य में सबसे अधिक है, तो उसका उत्तर उड़ीसा होगा। वहाँ पर 62 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें, जनजातीय जनसंख्या की बात करें देश में, तो उड़ीसा का स्थान भारत में तीसरा है। पहले स्थान पर जनजातीय जनसंख्या में मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक जनजातीय पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर उड़ीसा आता है। तो यह भी आपसे बिंदु प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो भारत में कुल 75 पीवीटीजीज हैं, 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिन्हें हिंदी में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहते हैं। इनमें से 13 उड़ीसा में निवास करते हैं। तो एक प्रकार से हम देखें कि जनजातीय विविधता वाला जो सबसे अधिक राज्य है, सबसे अधिक जनजातीय विविधता वाला राज्य उड़ीसा है। अब यह आर्टिकल आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, जैसा हमने अभी चर्चा किया, यह आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप इसे राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे पहलों से जोड़कर पेपर 2 में देख सकते हैं। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स, और इसके साथ ही क्योंकि एक प्रकार से यह अपने आप में एक नई योजना है उड़ीसा सरकार की, जैसा अभी हमने चर्चा किया कि गवर्नमेंट सेक्टर में यानी सरकारी क्षेत्र में देश में यह एक प्रकार का अनूठा पहल है। तो जहां पर आपसे जनजातीय कल्याण से संबंधित मुद्दे, जनजातीय विद्यार्थियों के, युवाओं के सशक्तिकरण संबंधित प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में पूछे जाएं, वहां पर आप इस उड़ीसा सरकार के पहल का उल्लेख अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं संपादकीय द हिंदू का पेज नंबर 6 पर, जिसमें कि कोविड-19 टेस्टिंग चार्जेज, कोविड-19 के जांच के जो चार्जेज हैं उनको विनियमित करने की, नियंत्रित करने की बात इस संपादकीय में की गई है। इसमें कहा गया है कि मुनाफा कमाना ठीक है, लेकिन मुनाफाखोरी ठीक नहीं है। प्रॉफिट इट्स ओके,
नॉट प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग का तात्पर्य प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा जो मुनाफाखोरी की जाती है। संपादकीय ने कहा है कि कोविड-19 केयर के लिए निजी अस्पतालों के द्वारा जो एक अनियमित और मनमाने ढंग से पैसा वसूली की जा रही है, जो चार्जेज वसूले जा रहे हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट सामने आए हैं और राज्यों के द्वारा वैसी पहल जो है वह सही दिशा में ली गई एक पहल है। कई ऐसी मीडिया समाचार, मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के अस्पतालों के द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के केयर के लिए काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट बिल यानी कि बहुत मनमाने बिल उनसे वसूले गए। इसमें से कुछ राज्यों ने इन मामलों को नियंत्रित करने का, इसमें हस्तक्षेप करने का सही प्रयास किया और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा किए जाने वाले चार्ज पर एक सीमा लगानी शुरू कर दी। कुछ इंस्टेंसेस में देखें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति चिकित्सकों का एक स्वैच्छिक समूह है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी भारत सरकार से और अन्य राज्य सरकारों से इस मामले में पहल करने की गुजारिश की थी। अगर हम वर्तमान महामारी के शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआत में जो टेस्टिंग होती थी कोविड-19 केसेस की, वह सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों के द्वारा ही होती थी। जब इनिशियली कोविड-19 भारत में महामारी के रूप में आना और यह फैलना शुरू हुआ, तो शुरुआती दौर में स्टेट के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही सरकारी क्षेत्र में टेस्टिंग और केयर गिवर के रूप में जो है सरकारी अस्पतालों के द्वारा यह सुविधा दी जाती थी। परंतु जैसे जैसे मामलों की संख्या बढ़ती गई, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते गए, तो यह स्वाभाविक हो गया कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के अस्पतालों की हो, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में उतने अस्पतालों और बेड्स की, आइसोलेशन सेंटर्स की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। तो जैसे जैसे केस बढ़ते गए वैसे प्राइवेट सेक्टर को और इन्वॉल्व किया जाने लगा। परंतु उसके बाद ओवर चार्जिंग की शिकायतें आने लगी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बिल वसूला जा रहा है पेशेंट्स से। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे भी आए कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में कोविड-19 केयर के लिए अलग अलग दरें थी। तो इस प्रकार से एक यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही अनिश्चितता की अवस्था उत्पन्न हो गई थी। सरकार के द्वारा ऐसे हॉस्पिटल्स को कई कैटेगरीज में, कई वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, जो सुविधा वो मुहैया करवाते हैं उनके आधार पर, और उन्हें वैसे वर्गों में कैटेगराइज कर, वर्गीकृत कर, प्रतिदिन के हिसाब से रीजनेबल रेट फिक्स कर दिए गए हैं हर वर्ग के अस्पतालों के लिए। स्वाभाविक रूप से आईसीयू के जो दर हैं वह ज़्यादा हैं और सरकारों ने यह स्पेसिफाई किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है बेड्स के लिए जो सरकारी टैरिफ है, सरकार के द्वारा तय किए गए दर हैं, उसका पालन करेंगे और यदि उन्होंने उसका उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारों के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के ओवर चार्जिंग को नियंत्रित करने के लिए यह पहल किया गया है और इस सारी प्रक्रिया को पार्टिसिपेटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी जो दर का निर्धारण है उसमें शामिल किया गया सरकारों के द्वारा। अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो तमिलनाडु ने एक अलग से मुख्यमंत्री समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एक सेपरेट टैरिफ, एक अलग से दर इस स्कीम के लाभार्थियों के लिए तय की। तमिलनाडु के समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबज्यूम हो गई है, उस योजना का, राज्य सरकार की योजना का विलय हो गया है केंद्र की बीमा योजना में। तो राज्य सरकार, तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने यहाँ जो बीमा योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए कोविड-19 ट्रीटमेंट केयर के लिए एक अलग से टैरिफ की घोषणा की हुई है। इसका लक्ष्य ये है कि जो निम्न आय वर्ग के, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, वह निजी अस्पतालों में भी जाकर कोविड-19 का इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ ही प्राइवेट लैब में टेस्टिंग के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 3000 रुपये प्रति टेस्ट की दर भी निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से भारत में राज्य सरकारों के द्वारा यह पहल निजी क्षेत्र के दरों के ऊपर, निजी क्षेत्र के अस्पतालों में कोविड-19 केयर के दरों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए किया गया है। संपादकीय ने सुझाव दिया है कि सरकारों के द्वारा
आगे भी इसी प्रकार के वॉचफुलनेस की सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता है, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा कड़ाई, हाई हैंडेडनेस या सरकार के द्वारा इसमें अत्याचार नहीं होना चाहिए निजी क्षेत्र का। और वर्तमान में लोगों के सामने जो संकट है, स्वास्थ्य संकट है, आर्थिक संकट है, तो इस प्रकार के संकट को देखते हुए या राज्यों को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि अभी के समय में पहले से ही जहां पर लोग बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो उनकी समस्या जो है वह निजी क्षेत्र के अस्पतालों के मुनाफाखोरी से और ज़्यादा बढ़े नहीं। तो यह संपादकीय यह कई हिसाब से यह महत्वपूर्ण है, जहां पर कि हम सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेक्टर में आपसी इंटरेक्शन की बात करते हैं और आपसी समन्वय की बात करते हैं। वहाँ पर आप इसे जोड़कर अपने मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। पेपर 1 में यहाँ सोसाइटी में स्वास्थ्य के बारे में आपसे पूछा जाए, और उसके बाद आप इसे पेपर 2 से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। इशूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन। तो स्वास्थ्य से संबंधित या आपको जो जुड़े मुद्दे हैं उनसे जो जुड़े मतलब कि नियम हैं, सरकार के द्वारा किए जा रहे पहल हैं, तो मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 2 से भी आप जोड़ के इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र का नियंत्रण जो है नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाता है। तो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। अगर आप पेपर 4 से जोड़कर इसे देखें तो अभी महामारी के समय संकटग्रस्त लोगों से अत्यधिक मुनाफाखोरी करना निजी क्षेत्र के लिए अनैतिक है। तो जहां पर आपसे एथिक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपसे अगर कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में पूछा जाए तो निजी क्षेत्र के अस्पताल कुछ ऐसे भी हैं जो कॉर्पोरेट के रूप में फंक्शन करते हैं, तो आप उससे जोड़कर इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एक प्रकार से केस स्टडी में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर कि आपके समक्ष यह विकल्प दिया जाएगा कि अगर आप एक सरकारी अधिकारी हैं और इस तरीके से मुनाफाखोरी की जा रही है निजी क्षेत्र के द्वारा, तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप इस प्रकार के पॉइंट्स को लिख सकते हैं जहां पर कि लोक कल्याण को देखते हुए, लोकहित को देखते हुए निजी क्षेत्र के मुनाफाखोरी को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। तो यह आपको मुख्य रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल है, जिसका कि आप उपयोग निबंध में भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित, महामारी संबंधित जहां पर बात हो, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक हेल्थ सेक्टर दोनों के बीच पार्टिसिपेशन, आप पब्लिक हेल्थ, आप उन बिंदुओं में इसको शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पर। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी, इनके द्वारा एक लिखा गया आर्टिकल फारस की खाड़ी के तटीय देशों के बीच में सुरक्षात्मक सहयोग और माफ करिए सहयोगात्मक सुरक्षा और सहयोगात्मक सुरक्षा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी से रीजनल स्टेबिलिटी यानी क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करने को लेकर यह आर्टिकल है। फारस की खाड़ी की अगर हम बात करें, पर्शियन गल्फ की, तो इसके जो तटीय देश हैं 8 देश इसके लिटोरल कंट्रीज हैं। बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात। अगर मैप में देखना चाहें आप देख सकते हैं कि यह पर्शियन गल्फ का क्षेत्र है, और इसके जो तटीय देश हैं, एक तरफ से हम देखते हैं इराक, ईरान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और सऊदी अरेबिया। तो यह 8 राष्ट्र हैं जो कि पर्शियन गल्फ के तटीय देश हैं। यह आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पर्शियन गल्फ के तटीय देश कौन कौन से हैं, तो आप उसमें इराक, ईरान, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया का नाम का उल्लेख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फारस की खाड़ी के तटीय देशों में एक जो साझा आपसी हित है वह यह है कि यह सभी देश कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इस प्रकार से यह ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह क्रिटिकल है, और यह क्रिटिकली कंट्रीब्यूट करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अपनी भी वृद्धि को, अपने भी प्रॉस्पेरिटी को। तो इस प्रकार से यह इनके जो है भू राजनीतिक महत्व को बढ़ा देता है, क्योंकि यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स के सप्लायर, प्रोड्यूसर हैं, जिसके कारण कि इनका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। वर्तमान के समय में लेकिन अभी इनके बीच संबंधों में काफ़ी उथल पुथल है, जिसके कारण कि इनके बीच जो राजनीतिक संबंध हैं वह अक्सर इन उथल पुथल से भरे रहते हैं।
अगर हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक फ्रेमवर्क की बात करें तो लगभग 1970 से 8 दशक पहले तक फारस की खाड़ी जो है इसकी निगरानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी और इसका प्रशासन जो है यह भारत के इंपीरियल सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय जो भारत के सिविल सर्वेंट्स थे उनके द्वारा इसका प्रशासन, इसका देखरेख किया जाता था। परंतु जब उस युग का अंत हुआ तो एक प्रकार से जो क्षेत्रीय जो देश हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। अगर हम एक शुरुआती पहल की बात करें तो एक सामूहिक सुरक्षा के लिए एक कॉन्फ्रेंस मस्कट में रखी गई थी 1975 में, परंतु इराक के पहल से यह असफल हो गया था। अगर हम ईरानी क्रांति की बात करें 1979 की बात करें तो उससे जो सामरिक संतुलन है इस क्षेत्र का वह डिस्टर्ब हो गया और ईरान इराक वार में ईरान और इराक के बीच जो युद्ध हुआ था उससे अमेरिकी यहाँ पर हित और अमेरिकी भूमिका बढ़ गई। काफ़ी ज़्यादा खून खराबा युद्ध के कारण हुआ और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक रिजोल्यूशन के माध्यम से यह तय किया गया कि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के उपायों को आपस में ढूंढा जाएगा, खोजा जाएगा। तो एक इसका फ्रेमवर्क समझना जरूरी है कि फारस की खाड़ी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके किस प्रकार से वहां पर एक क्षेत्रीय शक्ति और संतुलन की स्थिति बनी रही, जिसके कारण की क्षेत्रीय अस्थिरता हमेशा से बनी रही है। यह हमें जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्शियन गल्फ नेशन से हमारे प्रगाढ़ संबंध है और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण भारत से वैसे राष्ट्रों के और जो जीसीसी है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल सदस्यों के साथ हमारे संबंध को यह प्रभावित करता है। तो इसीलिए इस फ्रेमवर्क को समझना आवश्यक है। जैसा हमने बात किया पर्शियन गल्फ के लिटोरल कंट्रीज कौन कौन से हैं? इराक, ईरान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया। इस प्रकार से यह आपके देश हैं जो कि आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना मई 1981 में की गई, जो कि अरब देशों के द्वारा यह की गई थी। इराक इसमें शामिल नहीं था और अरब देशों के द्वारा एक क्षेत्रीय स्थिरता की स्थापना के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आपस में मिलकर बनाया गया, ताकि जो है आपस में जो अरब देशों के बीच में संयोजन, समन्वय, सहयोग और एकीकृत एक क्षेत्रीय स्थिरता की भावना उत्पन्न हो सके। वो शुरुआती दौर पे तो इसमें कुछ फंक्शनल फील्ड्स में कुछ ऐसे क्षेत्रों में सफलता भी मिली, लेकिन जो अरब नेशंस के वाइडर ऑब्जेक्टिव्स थे, जो व्यापक लक्ष्य थे उनके, उसको पूरा करने में सफलता पर्याप्त नहीं मिली। उसी दौरान इस क्षेत्र के पश्चिम एशिया क्षेत्र के जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स थे, मतलब भू राजनीतिक जो कारक थे, और कई संघर्ष ऐसे होने लगे पश्चिम एशिया क्षेत्र में, जैसे यमन में, सीरिया में और लीबिया में संघर्ष होने लगे, जिसके कारण कि वैश्विक और क्षेत्रीय संबंध में बदलाव आने लगा। और इसके साथ ही यूएस और ईरान के बीच में जो संबंध में एक अस्थायी समझौता किया गया था न्यूक्लियर एग्रीमेंट के द्वारा 2015 में, तो उसमें भी जो है संकट आ गया। अगर हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो उसको लेकर एक बहुपक्षीय समझौता 2015 में पश्चिमी देशों के द्वारा हुआ था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, तो उनके नेतृत्व में ईरान के साथ यह न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था। परंतु उनके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इससे हट जाने की घोषणा की थी। तो इससे भी यूएस और ईरान का संबंध जो है यह क्षेत्रीय स्थिरता को और क्षेत्र में देशों के बीच में भी आपसी संबंध को प्रभावित करता रहा है। दूसरी बात यह हुई कि यूएस की जो है वेस्ट एशिया में सुरक्षा उपलब्ध कराने की जो एक प्रतिबद्धता थी, उसको भी लेकर बोध में परिवर्तन होने लगा। जैसे कि अभी हाल के महीनों में देखा गया है कि अमेरिका ने अपने चेंजिंग प्रायोरिटीज यानी अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव की बात कही है, और अमेरिका ने देशों को कहा है कि आप अपने क्षेत्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिक स्वयं लें, और अमेरिका खुद से वैसे सुरक्षा व्यवस्थाओं से स्वयं को अलग करने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। तो ऐसे टाइम पर यह भी है कि जो खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उनके द्वारा भी एक साझा
सुरक्षा उनके द्वारा भी एक साझा जोखिम बोध अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के देशों में आपस में भी क्षेत्र में एक जो असुरक्षा को लेकर अपना अपना बोध है उसको लेकर एक कॉमन व्यू डेवलप नहीं हो पाया है, जिसके कारण कि संगठन में जो वर्तमान में जो मतभेद हैं, आर्टिकल में कहा गया है कि वो आने वाले भी समय में वैसे मतभेद बने रहेंगे। और यह जो आपसी मतभेद हैं या अस्थिरता की स्थिति है, यह वैश्विक आर्थिक संकट, कोविड-19 के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव, ओपेक की समस्याएं, जो कि जानते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का कार्टेल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस, तो कच्चे तेल के दामों में गिरावट। तो इन सब कारकों के चलते भी जो पर्शियन गल्फ रीजन है वहां पर यह संकट और ज्यादा अस्थिरता और आपसी मतभेद देशों के बीच में बढ़ सकते हैं। इसका उपाय यह बताया गया है कि एक ग्लोबल कन्वेंशन के माध्यम से, एक वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रों को आपस में, यानी पर्शियन गल्फ के लिटोरल कंट्रीज को, तटीय देशों को आपस में एक फॉर्मल कमिटमेंट टू एन अरेंजमेंट करना चाहिए, यानी कि एक औपचारिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि गल्फ नेशंस को लाभ मिलेगा। और इस प्रकार के विशेष सुरक्षा व्यवस्था के अलावा जो अगर कोई व्यवस्था बनती है तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से क्षेत्र में शस्त्रीकरण को लेकर या असुरक्षा में बढ़ावा होगा, और इसके साथ ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा, और जो ग्रेट पावर्स हैं यानी कि जो बड़ी शक्तियां हैं वैश्विक स्तर पर, उनके हस्तक्षेप को भी और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। तो यह पृष्ठभूमि जो आपको गल्फ नेशंस के बारे में इस आर्टिकल में बताई गई है, वह हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में उस क्षेत्र में स्थिरता को लेकर क्या क्या कारक हैं उसे समझने के दृष्टिकोण से आवश्यक है कि हम जब द्विपक्षीय संबंध कंडक्ट करते हैं जीसीसी कंट्रीज से या जो फारस की खाड़ी के तटीय देश हैं उनके साथ, तो हमें किन कारकों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत के साथ टाइज की संबंध की बात करें तो भारत के और पर्शियन गल्फ नेशंस के, जीसीसी नेशंस के बीच में द्विपक्षीय संबंध, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, वह हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। यह इस बात से प्रदर्शित होता है कि बायलैटरल ट्रेड, जो द्विपक्षीय कारोबार है, लगभग 121 बिलियन डॉलर का है, और भारत के प्रवासियों के द्वारा वहां से भेजा गया धन, रेमिटेंसेस, लगभग 49 बिलियन डॉलर का है। तो एक प्रकार से यह पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आर्थिक संबंध और मजबूत कारोबार, द्विपक्षीय ट्रेड को यह रिफ्लेक्ट करता है। भारत के लगभग 9 मिलियन प्रवासी वहां पर कार्य करते हैं, और 9 मिलियन का तात्पर्य 90 लाख है, यानी कि भारत के 90 लाख वहां पर जो है प्रवासी रहकर कार्य करते हैं, उनके द्वारा रेमिटेंस भेजा जाता है। तो यह भारत और जीसीसी के बीच में खाड़ी सुरक्षा परिषद के, खाड़ी सहयोग परिषद के आपसी संबंध को यह प्रदर्शित करता है। अगर हम जीसीसी की बात करें तो कच्चे तेल की आपूर्ति में, और भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति का 34% जो हमारा आयात होता है वह जीसीसी के देशों से, सप्लायर्स से होता है। और सऊदी अरेबिया और अबू धाबी की जो तेल कंपनियां हैं, राष्ट्रीय तेल कंपनियां हैं, यानी जो सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां हैं, उन्होंने रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी में भी 44 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यह भारत और जीसीसी के बीच में मजबूत आर्थिक संबंध, ऊर्जा संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया की कंपनी है अरामको, उसने भी रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में, यानी तेल से रसायन के कारोबार में लगभग 20% हिस्सेदारी खरीदने की ऐसी सूचना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों देशों में ऊर्जा क्षेत्र में कितने व्यापक जो है, कितने घनिष्ठ संबंध हाल के भी वर्षों में हुए हैं। और अभी जो वर्तमान में महामारी के कारण हमारे आर्थिक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है, तो वह दोनों पक्षों के बीच में एक चिंता का विषय है। अगर हम ईरान से रिलेशनशिप की बात करें तो वह हमेशा से जटिल रहा है, और खासकर हाल में अमेरिकी दबाव के कारण और ज़्यादा जटिल हुआ है। हम जानते हैं कि ईरान का आर्थिक और ईरान के पास एक इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इसके साथ ही साथ भू राजनीतिक उसका अपना महत्व है, जैसे कि हम पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में उसके तथाकथित भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि क्षेत्र के देश जो हैं हमारे लिए ना आर्थिक रूप से बल्कि हमारे लिए वह राजनीतिक और सामरिक रूप से भी काफी महत्व रखते हैं। भारत की अगर हम एक अप्रोच की बात करें क्षेत्रीय या स्थानीय
विवादों में, तो भारत ने हमेशा अपने आप को क्षेत्रीय और रीजनल डिस्प्यूट से, स्थानीय और क्षेत्रीय विवादों से अपने आप को दूर रखा है। हम बात कर रहे हैं पर्शियन गल्फ रीजन की, यानी फारस के खाड़ी क्षेत्र की। तो उस क्षेत्र में होने वाले स्थानीय एवं क्षेत्रीय विवादों से भारत ने हमेशा अपने आप को दूर रखा है। भारतीय हितों की हम जहां तक बात करें तो उसमें पावर प्रोजेक्शन यानी अपने शक्ति के प्रदर्शन की का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। और भारत ने क्षेत्र के लिए जो पहल किए हैं तो वह शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण से हैं। क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर, नौवहन की आज़ादी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, और इसके साथ ही क्षेत्र के जो बाजार हैं, चाहे हम व्यापार के टर्म्स में, टेक्नोलॉजी या मैन पावर रिसोर्सेज के टर्म्स में बात करें, तो भारत का जो अप्रोच रहा है तो खाड़ी क्षेत्र में इन एस्पेक्ट्स में संबंध को और मजबूत बनाना, अपने पहुंच को और बढ़ाने की दिशा में रहा है। आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के जो हित हैं वह तभी सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप से साधे जा सकते हैं अगर इस क्षेत्र में स्थिरता होती है, और वैसी स्थिरता जो है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी से हो सकती है, यानी कि सहयोगात्मक सुरक्षा से। क्षेत्र के सभी देश आपस में एक सहयोगात्मक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करें, क्योंकि उसका जो विकल्प है कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी का, यानी प्रतिस्पर्धात्मक सुरक्षा का, जिसमें कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के हितों की कीमत पर अपने सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, तो उससे जो है लंबे समय तक शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो भारत के भी हित में यही होगा कि जो पर्शियन गल्फ के तटीय देश हैं आपस में कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के माध्यम से, सहयोगात्मक सुरक्षा के माध्यम से एक व्यवस्था स्थापित करें। इससे हमारा भी जो द्विपक्षीय हित है वह सधेगा। अब अगर हम गल्फ मेंबर कंट्रीज की बात करें, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद की, तो इसमें कुल 6 सदस्य देश हैं। आप इन्हें मैप में देख सकते हैं। कतर, सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई, यह 6 जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देश हैं। और जैसा हमने अभी बात किया कि हमने पहले देखा कि पर्शियन गल्फ के कौन कौन से नेशंस हैं, तो इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। और यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 सदस्य हैं, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान और यूएई। तो इसमें कौन से 2 राष्ट्र हैं जो कि पर्शियन गल्फ के लिटोरल कंट्रीज हैं, तटीय देश हैं, लेकिन वह जीसीसी के सदस्य नहीं है, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा इराक और ईरान जो है वह पर्शियन गल्फ के फारस की खाड़ी के तटीय देश हैं, लेकिन जीसीसी के यह सदस्य नहीं है। तो यह आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब इस आर्टिकल का अगर हम महत्व देखें तो यह आपके पेपर 2 से सीधे रूप से जुड़ता है। पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप भारत, जीसीसी, भारत और पश्चिम एशिया संबंध से जुड़े प्रश्नों में इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। और इसके साथ ही पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, तो जो क्षेत्रीय देशों के आपसी राजनीति और स्थिरता या शांति को लेकर पहल, उसके भारत के ऊपर प्रभाव, और इसके साथ ही वैश्विक शक्तियों के वेस्ट एशिया में यानी पश्चिम एशिया में उनका दखल, उसके कारण जो भारत के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हैं। अभी हमने यूएस ईरान के संबंधों की बात की और किस प्रकार से भारत का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। या अगर हम महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करें, एजेंसीज की बात करें, तो आप वहां पर जीसीसी की चर्चा कर सकते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आप वहां पर इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप इस आर्टिकल को जोड़कर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पर ही एक आर्टिकल जो कि कोविड बीमारी महामारी के संघर्ष में किस प्रकार से निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है उससे संबंधित है। आर्टिकल में बताया गया है कि वर्तमान की महामारी एक अवसर प्रदान करती है कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन, संरचनात्मक बदलाव ला पाएं और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को और ज़्यादा मजबूती से पुनरुद्धार हम कर पाएं। आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी अभी इमीडिएट फ्यूचर में यानी निकट भविष्य में डिसअपियर होती नहीं दिखती। इसलिए इस महामारी का प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र को पूर्ण रूप से कंप्लीमेंट करने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में संसाधन और निवेश की आवश्यकता होगी। यह एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, जो कभी अतीत में इस प्रकार का संकट हमारे सामने, स्वास्थ्य संकट, हाल फिलहाल नहीं आया। तो इसके द्वारा
जो सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में अवेलेबल संसाधन हैं उनको मोबिलाइज करने के क्रिटिकल नीड को तो हाईलाइट करता ही है, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जो आपको स्वास्थ्य सेवाओं में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको भी मोबिलाइज करने को लेकर वर्तमान का जो संकट है वह हाईलाइट करता है। अभी हम जैसे देखें कि निजी क्षेत्र को इस संक्रामक बीमारी के से सामना करने के लिए, उससे कॉम्बैट करने के लिए जो रणनीतियां हैं सरकार की, वह एम्बिगिटी से भरी हुई हैं, यानी अनिश्चितता है उसमें, अस्पष्टता है, वह स्पष्ट और पारदर्शी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के संसाधनों के उपयोग के लिए हमारे पास अभी वर्तमान में कोई स्पष्ट नीतिगत दिशा निर्देश नहीं है जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों को कम्प्लीमेंट किया जा सके या फिर किस प्रकार से उनकी सेवाओं के लिए पेमेंट्स या भुगतान किए जा सके। तो इन एस्पेक्ट्स पर पॉलिसी गाइडलाइंस के क्लैरिटी को लेकर समस्या है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में लोग ज़्यादा चार्ज होने के कारण, ज़्यादा दर होने के कारण वहाँ पर नहीं जाते, जिसके कारण कि अभी प्राइवेट सेक्टर में कोविड-19 के मरीज कम जा रहे हैं और उन्हें जो है धन के अभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी अभी धन के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण ये भी है कि जो अन्य रोगों के मरीज हैं वो भी अभी हॉस्पिटल को अवॉइड कर रहे हैं। अभी सारा फोकस जो है कोविड-19 कंट्रोल पर है और निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के पेशेंट कम जा रहे हैं हाई चार्जेस के कारण, जिसके कारण कि निजी क्षेत्र का जो कैश फ्लो है वो कम हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्थिर जो है वो पॉलिसी बेस्ड स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है, यानी नीति आधारित जो है वो रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी कोविड-19 के विरुद्ध इस संघर्ष में शामिल किया जा सके। तो इस प्रकार से लेख में बताया गया है कि अभी वर्तमान में यह अवसर है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है साझेदारी को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव लाने का एक बहुत बढ़िया अवसर वर्तमान में है। इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि किन पहलुओं पर किस हिसाब से निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में। तो पहली बात, इसमें पहला पक्ष जो है वो लेबोरेटरी सर्विसेज यानी प्रयोगशाला सेवाओं को लेकर है। लेख में बताया गया है कि हालांकि सरकार के द्वारा टेस्टिंग क्षमता को स्केल अप करने का प्रयास काफ़ी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी व्यापक टेस्टिंग करने के लिए हमें काफ़ी अधिक प्रयास की आवश्यकता है और लेख में कुछ इसमें विकल्प सुझाए गए हैं टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए। पहला तो यह कि अगर हम देखें कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, तो उनमें लेबोरेटरी सर्विसेज की उपलब्धता कैसे की जा सकती है। तो इसमें यह सुझाव दिया गया है कि कोई एक्रेडिटेड निजी प्रयोगशाला को कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा पर लिया जा सकता है और उसे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के साथ जोड़ दिया जाए। तो एक इसमें विकल्प यह दिया गया है कि अगर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में विशेषकर ऐसे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास की खुद के लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उनके लिए जो एक्रेडिटेड प्राइवेट लेबोरेटरी हैं, निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं, उनके साथ उन्हें संबद्ध कर वहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि जो सस्पेक्ट केसेस हैं, जो कि संभावित मरीज हो सकते हैं, उनके लिए वाउचर्स इशू किए जाएं और टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद वह इम्पैनल्ड जो निजी प्रयोगशालाएं हैं उनमें उन वाउचर्स का उपयोग कर जांच करवा सकते हैं। और इन ई वाउचर्स को टेली हेल्थ कॉल सेंटर्स के द्वारा, यानी टेली स्वास्थ्य कॉल सेंटर्स के द्वारा जनरेट किया जा सकता है ई वाउचर्स, और जिसका कि बाद में सरकार के द्वारा रीइंबर्समेंट हो जाए, सरकार उसके लिए जो है उन प्राइवेट लेबोरेटरीज को रीइंबर्स कर दे। तो एक ऑप्शन यह बताया गया है। और तीसरा ऑप्शन यह है लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए कि एक चलित सैंपल कलेक्शन यानी सैंपल संग्रहण करने का और टेस्टिंग फैसिलिटी जो कि एक प्राइवेट एंटिटी के द्वारा संचालित हो, वैसी व्यवस्था की जाए हाई डेंसिटी क्लस्टर्स में, जहां पर की जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा है। तो यह तीन विकल्प बताया गया है कि अभी वर्तमान के महामारी के दौर में किस प्रकार से लेबोरेटरी सर्विसेज को बढ़ाया जा सकता है टेस्टिंग फैसिलिटीज को स्केल अप करने के लिए। अब इसे मात्र वर्तमान के महामारी के संदर्भ में से भी हम और अलग समझ सकते हैं। अगर हम महामारी के एक सामान्य दौर में या फिर हम एक नॉर्मल कंडीशन में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को
स्वास्थ्य अवसंरचना को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, अगर हम निजी क्षेत्र की भागीदारी उसमें बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लेबोरेटरी सर्विसेज को किस प्रकार से स्केल अप कर सकते हैं, उसमें आप इन विकल्पों को शामिल कर सकते हैं कि कैसे निजी क्षेत्र के साथ जुड़कर और ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटीज को इन जनरल किसी भी बीमारी के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आप उसमें इन ऑप्शंस को शामिल कर सकते हैं। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे बात की गई है, अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो अभी के समय में लेख में बताया गया है कि खासकर टीयर 2 और टीयर 3 सिटी छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी यानी अवसंरचना और क्षमता दोनों को सुधारने की जरूरत है निजी क्षेत्र के सहयोग से। अभी सरकार ने हाल में ही व्यवहार्यता अंतराल अनुदान वायबिलिटी गैप फंडिंग को बढ़ाकर 30% तक कर दिया था। सरकार ने इसकी हाल में घोषणा की है, जिससे कि निजी क्षेत्र के द्वारा जो है पूंजी व्यय का दबाव निजी क्षेत्र पर कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो सर्टेन प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स में, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में 30% तक वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगी। तो अब हम इसमें जैसे देखें कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निजी क्षेत्र के सहयोग से कैसे विकसित किया जा सकता है। तो इसमें पहला विकल्प यह बताया गया है कि कोई एग्जिस्टिंग वार्ड अगर किसी सरकारी अस्पताल में है, तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के एक निजी संवेदक को हायर कर वैसे एग्जिस्टिंग वार्ड को रिफर्बिश, उसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है एक इंटेंसिव केयर यूनिट के रूप में, एक आईसीयू वार्ड के रूप में, जिसमें कि अतिरिक्त बेड लगा दिए जाएं, उपकरणों की सुविधा हो, और बाद में इस रिफर्बिश्ड वार्ड को, इस पुनरुद्धार किए हुए वार्ड को पब्लिक अथॉरिटी को सौंप दिया जाए। तो यह एक विकल्प है हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निजी क्षेत्र के सहयोग से बेहतर करने का। दूसरा विकल्प यह है कि जहां पर सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में कर्मी उपलब्ध नहीं है एक आईसीयू वार्ड को संचालित करने के लिए, तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल पार्टनर, एक निजी अस्पताल पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा सकता है स्टाफ को प्रोवाइड कराने के लिए, कर्मियों की उपलब्धता के लिए और आईसीयू वार्ड को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। यह दूसरा विकल्प दिया गया है हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। आप ध्यान रखें कि आप इन बिंदुओं का मात्र वर्तमान महामारी से जोड़कर ही इसको नहीं देखना है। आगे भी जब आपसे प्रश्न या निबंध पूछे जाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जा सकता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, विस्तारित करने के लिए, वहां इन बिंदुओं को आप शामिल जरूर कर सकते हैं। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने अभी बात की, जांच सेवाओं सुविधाओं के बारे में बात की, तो आप इन बिंदुओं को सामान्य रूप से भी शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा विकल्प निजी क्षेत्र के साथ मिलकर स्वास्थ्य हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की बात है, तो सरकार निजी कोविड-19 हॉस्पिटल्स, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को रेफर कर सकती है। इस प्रकार से भी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान में बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए कि एक फिक्स्ड पैकेज दर हो, सरकार के द्वारा वह दर घोषित कर दी जाए, परंतु इसके लिए स्पष्ट रूप से नीति निर्देश और एक मजबूत रेफरल सिस्टम, दरों के ऊपर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में सहमति, सरकार और निजी अस्पतालों के बीच में सहमति हो, और साथ ही साथ एक क्विक रीइंबर्समेंट व्यवस्था हो, यानी कि सरकार के द्वारा निजी अस्पतालों को त्वरित रीइंबर्समेंट किए जाने की व्यवस्था हो। अभी वर्तमान में लेकिन देखा गया है कि जो सरकारी दरें हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट को लेकर निजी क्षेत्र के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर ने उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। उसके आगे की बात सप्लाई चेन को लेकर, कि सप्लाई चेन को कैसे मजबूत किया जा सकता है निजी क्षेत्र को शामिल करके। तो वर्तमान में जैसे हमने देखा कि टेस्ट किट्स को लेकर, वेंटिलेटर और दूसरे बायोमेडिकल सप्लाई की मांग जो है वो वर्तमान में मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन सोर्सेस हैं उनके द्वारा पूर्ति नहीं की जा रही है। तो इसीलिए हमें स्वदेशी जो और वैकल्पिक स्रोत हैं उनके माध्यम से वैसे आपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, यह समय की मांग है। इसके लिए कई सारे जो नवाचार किए जा रहे हैं या प्रोटोटाइप्स मॉडल्स विकसित किए जा रहे हैं, उन्हें सरकारी प्रयोगशालाओं में बहुत ही तेजी से टेस्ट करने की आवश्यकता है। उन्हें अप्रूवल दी जाए, स्वीकृति दी जाए, और उत्पादन के लिए उन्हें लाइसेंस देने की आवश्यकता है, जिसमें कि पेटेंटिंग का भी जरूरत होता है, पेटेंट कराने की भी आवश्यकता होती है। तो वैसे नवाचारों को और प्रोटोटाइप्स को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार को इसमें अपने तरफ से भी तेजी लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा
सरकार को निजी क्षेत्र को जो है क्विक क्रेडिट एसिस उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि क्रेडिट की उपलब्धता सरकार को मैन्युफैक्चरिंग के लिए करानी चाहिए। निजी क्षेत्र के द्वारा ऐसे उत्पादन किए गए जो बायोमेडिकल सप्लाईज हैं, सरकार को इनको लेकर बायबैक गारंटीज यानी सरकार के द्वारा खरीदने की गारंटी भी दी जानी चाहिए। और जो सप्लाई चेन चैनल्स हैं, आपूर्ति श्रृंखला के जो माध्यम हैं, उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए, उन्हें भी प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए सप्लाई चेन में भी कुछ सुझाव यहाँ पर लेख में दिए गए हैं। तो आप इन सुझावों को सामान्य रूप से भी शामिल कर सकते हैं। एक डिजिटल सुझाव सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम, केंद्रीय इंटेलिजेंस प्रणाली स्थापित करने का है, जिसमें यह है कि एक ऐसा जो है आईटी तंत्र स्थापित किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता के साथ, जो कि सभी मतलब कोविड-19 के विरुद्ध जो हमारा संघर्ष है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, तो उस सबको सपोर्ट करने के एक बैकबोन के रूप में एक ऐसे आईटी सिस्टम को स्थापित किया जाए जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी क्षमता हो। और वैसे इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस प्रणाली के माध्यम से निर्बाध रूप से केस आइडेंटिफिकेशन, मामलों की पहचान, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी पॉजिटिव पेशेंट्स के संपर्क में आए लोग, उनको ट्रेस करना, इसके साथ एक टेली हेल्थ सेंटर, टेलीफोन के दूरभाष के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र, और ई वाउचर जनरेट करना, जांच को ऑथराइज करना, इसके साथ ही आइसोलेशन के लिए, पृथक्करण के लिए और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रेफरल्स का प्रबंधन निजी क्षेत्र में, भुगतान और फॉलोअप, यानी ये जो सारे कार्य हैं अभी के वर्तमान में महामारी के नियंत्रण के लिए, तो इस सभी कार्य जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में सीमलेस निर्बाध तरीके से ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम के माध्यम से किए जा सकें। इसमें आगे यह सुझाव दिया गया है कि भारत के जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, उन्हें ऐसे एक एकीकृत प्रणाली के विकास के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए शामिल किया जा सकता है, और ताकि अगर नंबर्स में कोई जो है एक अनयूजुअल पैटर्न दिखता है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की जो है संख्या में उतार चढ़ाव को लेकर खामी देखी जाती है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। इसके लिए आईटी जो भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, उनको ऐसे व्यवस्था के विकास में शामिल किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर 1, पेपर 2 मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर कि आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को कैसे शामिल किया जा सकता है, क्या क्या विकल्प हैं सरकार के सामने। तो हमने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, हमने लेबोरेटरी सर्विसेज के विकास के बारे में, विकल्पों के बारे में बात की, इसके साथ ही सप्लाई चेन के बारे में बात की और सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम एक स्थापित करने की बात की। तो जहां पर आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा स्वास्थ्य सेवा का हम कैसे विकास कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, वैसे प्रश्नों में आप इन बिंदुओं को शामिल अवश्य करें। निबंध में भी जब आपसे स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत में निबंध का टॉपिक आता है, आप उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी के रूप में इन बिंदुओं को जरूर शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर। अभी हाल में एक गर्भवती हथनी की मौत केरल राज्य में हुई, जिसको लेकर कि देशव्यापी काफ़ी ज़्यादा आउटरीच भी हुआ इसको लेकर, और पर्यावरण के एक व्यापक डिस्ट्रक्शन के परिदृश्य में यह आर्टिकल लिखा गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह आपको एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है एनिमल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ किसानों के भी कल्याण के ऊपर यह आर्टिकल ध्यान आकृष्ट करता है। आइए देखते हैं। अभी एक हथनी की मौत के कारण देश भर में काफ़ी आक्रोश है, परंतु लेख में कहा गया है कि जो सतत रूप से पर्यावरण का क्षय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको लेकर हम बहुत ही कम प्रोटेस्ट देखते हैं। पिछले सप्ताह समाचार में एक गर्भवती हथनी की मौत को लेकर समाचार आई थी, जिसका कि पूरा मुख का जो भाग है वह विस्फोटक सामग्री खा लेने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जख्मी हो गया था, जिसके कारण सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश लोगों के द्वारा व्यक्त किया गया। लेख में कहा गया है कि हथनी के पीड़ा को देखते हुए समानुभूति होना, एम्पैथाइज करना बहुत स्वाभाविक है, और यह बहुत असंभव है कि कोई
हथनी की पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ ना पाए। तो वैसा आक्रोश भी वाजिब है और स्वाभाविक है। परंतु जिस प्रकार से इस मामले में मानवता के अंत की बात की गई थी कि पर्यावरण संरक्षण और पशुओं को लेकर जो हमारा रवैया है, तो उसमें ह्यूमैनिटी के डेथ की बात की जा रही थी। तो कहा गया है आर्टिकल में कि वो ओवर सिंप्लीफाइड है, वो बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लोग, हालांकि जो किसान हैं जिसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, और इस घटना के लिए लोग जिस किसान को एक दानव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लेख में यह बताया गया, यह ध्यान देने लायक बात है कि हाथी जो है उस किसान का एक अनइंटेंडेड टारगेट, हथनी एक अनइंटेंडेड टारगेट थी, यानी जानबूझकर जो है हथनी को लक्ष्य किसान के द्वारा नहीं बनाया गया था। बाद में रिपोर्ट में भी, राज्य सरकार के भी रिपोर्ट में यह सामने आया है कि हथनी ने दुर्घटनावश वह विस्फोटक से भरा हुआ फल खा लिया था। ज्यादातर जो ऐसे पटाखों से या विस्फोटक से जो भरे हुए फल होते हैं, उनका टारगेट, उनका लक्ष्य जंगली सुअर होते हैं, वाइल्ड बोर होते हैं, जो कि छोटे किसानों के फसलों को नष्ट कर देते हैं। भारत में अगर हम संरक्षण की बात करें, कंजर्वेशन, पर्यावरण के या वन्य पशु पक्षियों के संरक्षण की बात करें, तो यहाँ पर किसानों की आवश्यकताओं और जो जंगली पशु होते हैं उन दोनों की आवश्यकताएं जो हैं एक साथ हैंड इन हैंड नहीं जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाता है, दोनों की आवश्यकताओं को। और इस नैरेटिव में, जो वर्तमान में यह नैरेटिव है, इसके जो पीछे समस्याएं हैं, त्रुटियां हैं, उसको आर्टिकल में आगे जाहिर किया गया है। जैसे कि वन्य क्षेत्र से बाहर जो है लार्ज प्रीडेटर्स के, यानी कि बड़े बड़े जो शिकारी वन्य जीव होते हैं, उनकी अनुपस्थिति होती है। वह ज़्यादातर जंगल के क्षेत्रों में होते हैं, और फॉरेस्ट एरिया से बाहर बहुत आसानी से पशुओं को फूड क्रॉप्स मिल जाते हैं। इसलिए हिरन, बंदर, सुअर और कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जंगलों से बाहर इन स्थानों को फिल करती हैं, भरती हैं। ज़्यादातर सभी विकसित देशों में इन प्रजातियों को नियंत्रण में रखा जाता है, ताकि वह किसानों के बड़े बड़े जो है क्रॉप एरियाज को डिस्ट्रॉय ना करें, नष्ट ना करें। परंतु जो कम विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, वहाँ पर इन मुद्दों को स्थानीय लोगों के हाथों में छोड़ दिया जाता है कि वह स्वयं से इन मुद्दों का निपटारा करें। भारत में ग्रामीण लोगों को जानवरों के शिकार करने की अनुमति नहीं है, परंतु सरकार भी उनके बढ़ते हुए संख्या के बावजूद वैसे पशुओं को कल नहीं करती, यानी उनके जनसंख्या को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से उनको नहीं मारती। तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है जहां पर उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यानी मानव और पशु के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सरकार के पास यह प्रावधान है कि वह जो ओवर एबंडेंट एनिमल हैं, वैसे पशु जिनकी संख्या काफी मात्रा में है, ओवर एबंडेंट एनिमल्स को वर्मिन घोषित कर सकते हैं, यानी नाशक जीव, नाशक पशु घोषित कर सकते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। तो वैसे जीवों की घोषणा कर उन्हें सरकार जनसंख्या नियंत्रण, वैसे जानवरों के पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्हें मार भी सकती है। ऐसा प्रावधान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, परंतु यह ऐसा बहुत ही कम करती है सरकार के द्वारा, यह रेयरली किया जाता है। और अगर सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है किसी भी वन्य जीव को वर्मिन घोषित करने का, तो एक तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों का एक आक्रोश फूटता है वैसे निर्णयों को लेकर, और सरकार के उस प्रकार के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी जाती है। लेख में कहा गया है, परंतु इस प्रकार के विरोध का या विरोध करने वाले लोगों का किसानों को लेकर कोई इंपैथी नहीं होता, जो कि अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए संघर्ष करते हैं और हमारे लिए फसलों का उत्पादन करते हैं। तो लेख में एक इंडिकेशन दिया गया है कि जो हमारी एम्पैथी है वो पशुओं को भी लेकर होनी चाहिए, लेकिन किसानों को भी लेकर होनी चाहिए, जो सीमित संसाधनों में हमारे लिए फसल उगाते हैं और किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कहा गया है कि जिस प्रकार से इन पशुओं के द्वारा व्यापक रूप से फसलों को हानि पहुंचाई जाती है, तो किसानों को अर्जेंटली एक सुरक्षा तंत्र की, एक सेफ्टी नेट की आवश्यकता है। एक समाधान यह है कि मुआवजा योजनाएं, क्षतिपूर्ति योजनाएं जो है वह चलाई जाए, परंतु भारत में
हम देखें तो इस प्रकार के जो कंपनसेशन स्कीम्स हैं वह फसल के बाजार कीमत का एक फ्रैक्शन ही होता है, यानी किसानों को जितना क्षति होता है क्षतिपूर्ति योजनाओं में बहुत ही उसका जो है सर्टेन फ्रैक्शन ही उन्हें मिल पाता है, जो कि पहले से काफ़ी कम होता है। तो मार्केट वैल्यू तो पहले से कम है और मार्केट वैल्यू के ही का ही कुछ फ्रैक्शन कंपनसेशन स्कीम के रूप में दिया जाता है, तो किसानों को पूर्ण राहत नहीं मिल पाता। और इसके साथ ही जो गरीब किसान हैं उन्हें जो ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं की जटिलता है उसमें भी काफ़ी समय गंवाना पड़ता है। दूसरी बात कि इस प्रक्रिया का कोई अंत भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो कृषि फसलें हैं, फूड क्रॉप्स हैं, उनकी उपलब्धता से अगर हम जोड़ के देखें तो वैसे पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और किसानों का नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। और उस प्रकार से अगर क्षतिपूर्ति में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा जा रहा है जिसको कि सरकार लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर सकती, यानी उतने समय तक या उतने लोगों को सरकार के द्वारा भी क्षतिपूर्ति मुआवजा दे पाना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसी घटनाएं काफ़ी होती हैं, अक्सर होती हैं। जब मानसून की शुरुआत होती है तो पशु जो है वो मानवीय आवासों की तरफ, हैबिटेशंस की तरफ, बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं। मानसून के शुरुआत के समय या उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि फसलों में और खासकर फलों के उत्पादन की संख्या बढ़ती है, चाहे कटहल के हों या दूसरे फसल और फल हों, तो इनसे आकर्षित होकर पशु जो हैं वो ह्यूमन हैबिटेशंस की तरफ, मानव की बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी समस्या इस नैरेटिव के साथ नैरेटिव यह कि मात्र एक पक्षीय रूप से पशुओं के कल्याण का पक्ष देखना और किसानों का पक्ष नहीं देखना। तो इस नैरेटिव के साथ जो तीसरी समस्या यह है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स में, घटनाओं में, इसमें जो गर्भवती हथनी के मृत्यु से संबंधित जो घटना की बात हो रही है, तो इसमें सभी मानवों को एक प्रकार से एक वर्ग में शामिल कर दिया जाता है। यह जबकि सही बात है, लेख में कहा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्लैनेट को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक दोहन कर रहे हैं, परंतु हर कोई जो है ऐसे पारिस्थितिकी आपदा के लिए समान रूप से जिम्मेदार नहीं है। लेख में यह बताया गया है कि एक डिफरेंशियल कल्पेबिलिटी है, एक डिफरेंशियल दोष है, यानी दोष में भिन्नता है लोगों की, सभी एक प्रकार से दोषी नहीं है। इसमें आधुनिक रूप से विकसित और जो शहर में निवास कर रहे मनुष्य हैं उनको अनुपातहीन तरीके से ज़्यादा जिम्मेदार बताया गया है, क्योंकि वैसे लोग जो है ज़्यादा संसाधन कंज्यूम करते हैं और यह हमारा एक लालच है, एक लोभ है कि हम काफ़ी बड़ी मात्रा में जंगलों को नाश करते हैं और हजारों हाथियों और इस प्रकार से कई प्रजातियों और वन्य पशुओं को नुकसान हमने पहुंचाया है पिछले कुछ दशकों में। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमारी जो चिंता है वह एक व्यापक चिंता होनी चाहिए, एक होलिस्टिक हमारा जो है अप्रोच होना चाहिए इस प्रकार के समस्याओं के निदान को लेकर। अब बात यह है कि हम कैसे यह सुनिश्चित करें कि हाथियों की इस प्रकार से मृत्यु ना हो, और दूसरी बात तो यह कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम जो नकारात्मक मानव और हाथी का यह जो इंटरेक्शन है इस प्रकार का यह कम हो पाए, यानी कि इस प्रकार से मानव और पशु इंटरेक्शन संघर्ष कैसे कम हो और कैसे ऐसे पशु जो है उनकी मृत्यु को टाला जा सके, बचाया जा सके। अब इसमें जो सुझाव दिया गया यह है कि हमें जंगली सुअरों के जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए ताकि किसानों पर जो उनका प्रभाव है वह कम से कम हो। हालांकि लेख में यह भी कहा गया है कि यह उपाय कई लोगों के लिए समर्थनीय नहीं होगा, क्योंकि भारत में कंजर्वेशन, संरक्षण जो है वह एक प्रकार से एनिमल राइट्स के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, पशुओं के अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जहाँ पर हम जंगली जानवरों के जनसंख्या को मारकर नियंत्रित करने की बात करेंगे तो वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि इसके समर्थन में नहीं आएंगे। सुअरों की अगर हम बात करें तो जंगली सुअर लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से, और उनके विलुप्त हो जाने का कोई जो है ऐसा खतरा नहीं है। और दूसरी बात कि अगर उनके कारण और अधिक थ्रेटेंड स्पीसीज जैसे हाथी, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो यह और भी एक कारण है कि हमें क्यों सुअरों की जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण जो और अधिक थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो अब इस तरीके से इस प्रकार का जो पहल है इसको लेकर मोडालिटीज यानी जो भी
एक नियम है उसको बहुत ही सावधानी से वर्कआउट करने की आवश्यकता लेख में की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि वैसे जंगली सुअरों की ओवर हंटिंग ना हो, अत्यधिक उनका शिकार ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ क्षेत्र में वो लोकली एक्सटिंक्ट हो जाए, यानी स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो जाए, और ताकि मतलब किसी प्रकार का गवर्नेंस या इन्फोर्समेंट प्रॉब्लम ना हो, यानी शासन या फिर प्रवर्तन संबंधी समस्याएं ना हो। तो एक प्रकार का ऐसा मोडेलिटी विकसित करने का सुझाव आर्टिकल में दिया गया है। दूसरी बात कि वैसे हाथी जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं, लोगों के संपत्तियों का नुकसान करते हैं, और एक्सीडेंटल इनकाउंटर्स में यानी दुर्घटनावश जो संपर्क होता है मनुष्यों के साथ तो लोगों की हत्या तक कर देते हैं। तो इसका कैसे समाधान निकाला जाए। लेख में बताया गया है कि भारत में जो मॉडर्न कंजर्वेशन मूवमेंट है, जो आधुनिक संरक्षण अभियान है, वह मानव के और वाइल्ड लाइफ स्पेसिस को अलग करके देखता है, अलग करने का प्रयास करता है, यानी मानव के और वन्य जीवों के जो स्पेस हैं, जो भूभाग है, उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाला, उसको अलग करने का एक लक्ष्य रखता है। परंतु अगर किसी प्रकार के ओवरलैप की बात हो दोनों के बीच में, तो यह एक त्रुटिपूर्ण अवधारणा है कि कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, यानी दोनों के बीच में संघर्ष अवश्यंभावी है। यह एक गलत अवधारणा है जो कि लेख में बताया गया है। आगे कहा गया है कि भारत में यह सच्चाई के साथ साम्यता नहीं रखता, सच्चाई से यह विपरीत है, जहां पर कि ज्यादातर पशु भारत में मेजॉरिटी ऑफ एनिमल जो है वह प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रहते हैं, यानी जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल रेंज है वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है। प्रोटेक्टेड एरियाज का तात्पर्य हो गया नेशनल पार्क्स हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो इस प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज की सीमा से बाहर ज्यादातर एनिमल रेंज होते हैं। अगर हम हाथियों की बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज के विदिन मात्र 25% हाथी रहते हैं। इसीलिए जो संरक्षण की बात हमें करनी है वह प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन एनिमल्स का है उसको ध्यान में रख के करनी है, कि जो इनएविटेबल अनिवार्य रूप से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, मानव पशु संघर्ष है, उसको किस प्रकार से दोनों के हितों के बीच में संतुलन बनाकर संरक्षण को हासिल किया जा सके। लेख में बताया गया है कि भारत में वन्य जीवों को लेकर एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक एक सहिष्णुता है, जो कि शायद ही विश्व के दूसरे हिस्सों में पाई जाती है। परंतु पशुओं के और मनुष्यों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, भूमि पर अधिक दबाव है, इसलिए दोनों के साथ में रहने को लेकर कई ज़्यादा चुनौतियां भी बढ़ी हैं। अब इसका उपाय क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? तो पॉलिसी के रूप के स्तर पर, नीति के स्तर पर एक बढ़िया पहल यह होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, हमारे यहाँ वन विभाग जो है, वह इस प्रकार के समस्या के प्रबंधन को लेकर जो वाइल्ड लाइफ और टेरिटोरियल डायकोटमी है वर्तमान में, तात्पर्य यह है कि वन्य जीवों को लेकर जो वन्य जीव हैं और जो भूभाग हैं जिनमें कि मानव बस्तियां होती हैं, तो दोनों को जो एक भिन्न रूप से देखने की प्रबंधन की प्रवृत्ति है उसको छोड़ना होगा, यानी एक एकीकृत, एक समेकित प्रबंधन की नीति अपनानी पड़ेगी, दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सार्वभौमिक निदान नहीं है और बहुत ही स्थानीय स्तर पर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। उसके फैक्टर्स होंगे कि किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, लोगों का घनत्व क्या है, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति लोगों की क्या है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मानव और पशु संघर्ष, वन जीव संघर्ष का समाधान हमें स्थानीय स्तर पर ढूंढना पड़ेगा। किसानों को सशक्त बनाना पड़ेगा और वो अपनी फसलों के, अपने खेत खलिहानों, भूमियों की सुरक्षा, भूमि की सुरक्षा जो है वो कर पाए बेहतर तरीके से। इसके लिए उन्हें सब्सिडी भी देनी पड़ेगी, इसके बजाय कि वह क्षतिपूर्ति मुआवजे का इंतजार करें या फिर इस प्रकार से अवैध और हताशापूर्ण वो कदम उठाएं, जैसा हमने अभी वर्तमान में जो है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हथनी के मौत के केस में देखा, जहां पर कि फल में पटाखा डालकर वन्य जीवों को दूर करने का प्रयास किसानों के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार के जो अवैध और एक्सट्रीम जो अतिवादी तरीके हैं, इससे बचा जा सकेगा। दूसरी बात, इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि हालांकि यह बहुत अच्छी बात है कि हथनी के मृत्यु के कारण काफी लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, अपना दुख व्यक्त किया, परंतु लेख में यह भी कहा गया है कि उसी प्रकार से लार्ज स्केल प्रोटेस्ट जो है, जैसा हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं उसको लेकर भी लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने चाहिए। यानी जो व्यापक समस्या का जो मूल है, यानी पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन, पर्यावरण की क्षति,
और जो बहुत व्यापक स्तर पे हो रही है उसको भी लेकर एक वाइडर पब्लिक प्रोटेस्ट होना चाहिए। वर्तमान में अगर हम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात करें या वन सलाहकार समिति की बात करें, जिनका कार्य विकास परियोजनाओं में जो लार्ज स्केल डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होता है, यानी वन भूमि का डाइवर्सन किया जाता है, वन को काटकर विकास के परियोजनाओं को पूरा किया जाता है, तो वैसे प्रोजेक्ट्स को स्क्रूटनाइज करना और मिनिमाइज करके जो लार्ज स्केल डाइवर्सन है फॉरेस्ट लैंड का उसको कम करना। परंतु इसमें कहा गया है कि ऐसी एजेंसियां एक प्रकार से रबर स्टाम्पिंग बॉडीज के रूप में रह गई हैं, यानी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव और इनका पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनके द्वारा जो है अपने कार्य नहीं निभाए जा रहे। अभी हाल में एक एलिफेंट रिजर्व में असम में एक कोल माइन को लेकर सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई थी, तो सरकार ने अभी वर्तमान में कई ऐसी पर्यावरण मंजूरी दी है और वनों के कटाई को भी मंजूरी दी है ताकि पोस्ट कोविड इकोनॉमी को बल मिल सके। तो इस प्रकार से आप इसमें पर्यावरण संरक्षण, मैन ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट और किसानों के कल्याण को लेकर भी और पशुओं के भी कल्याण को लेकर एक इसमें कई सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में, जिससे आप जोड़कर इसे देख सकते हैं इस आर्टिकल को। तो सबसे पहले आप इसे पेपर 3 से जोड़कर देख सकते हैं, किसानों की समस्या से जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर उनके समक्ष चुनौतियों में आपसे एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में प्रश्न आए, इन बिंदुओं का उल्लेख करें। और इस प्रकार के नैरेटिव्स में हम ज़्यादातर एनिमल राइट्स के पक्ष में झुककर बात करते हैं, किसानों के भी हितों के बारे में हमें सोचना होगा, उसको संतुलित करने का प्रयास करना होगा, उसके बारे में भी इन बिंदुओं को आप शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण में हमें जिन एस्पेक्ट्स को लेकर ध्यान देना है, जैसा इसमें बताया गया कि यूनिवर्सल सॉल्यूशन मात्र एक ही है कि हम जो है वाइल्ड लाइफ और टेरिटरी का जो ये डायकोटमी वाला प्रबंधन है, इससे हम दूर हटें और एक इंटीग्रेटेड, एक एकीकृत समेकित हम समाधान ढूंढ कर लाएं। तो उस प्रकार से इसमें जो स्थानीय स्तर पर भी जिन